डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। डीएनए डबल स्टैंडर्ड और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखते हैं हम बेस पेयर के बिटवीन। और जब डीएनए को हाई टेम्परेचर से ट्रीट किया जाता है या एक्सट्रीम पीएच, बिल्कुल लो पीएच या बिल्कुल हाई पीएच से ट्रीट करा जाता है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, नॉन कोवलेंट बॉन्ड थे, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इसको आप बोलते हो डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मीन ब्रेक डाउन ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपका डीएनए से पीसेज में कन्वर्ट हो जाए, पीसेज में ब्रेक हो जाए, तो इसको आप डीनेचुरेशन नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे ब्रेक डाउन। और मेरा टॉपिक चल रहा है डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन को क्या बोला मैंने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होना इज द डीनेचुरेशन। और जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन से वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन। और नॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन को आप बोलते हो डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन के लिए आप लगभग टेम्परेचर रखोगे 80 डिग्री, क्योंकि और हायर टेम्परेचर रखने पर डीएनए के कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का टूटना इज द डीएनए ब्रेकडाउन, ना कि डीएनए डीनेचुरेशन। राइट स्टूडेंट्स? यस। डबल हेलिकल डीएनए और आरएनए क्या करे जाते हैं, डीनेचर्ड। कब करे जाते हैं, हीट और एक्सट्रीम पीएच। एक्सट्रीम पीएच का मतलब बिल्कुल लो पीएच करो या बिल्कुल हाई पीएच, क्या कर देते हैं वो, डीनेचर कर देते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। किसका डिस्ट्रप्शन किया आपने, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, जो बेसिस में था वो तो कोवलेंट बॉन्ड थे। किसका, कौन से वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया आपने, हाइड्रोजन बॉन्ड का, जो किसके बीच में मिलते हैं, बेस पेयर्स के बीच में मिलते हैं। राइट? अनवाइंडिंग हो जाती है डीएन डबल हेलिक्स की और तुमको मिलते हैं दो सिंगल स्टैंडर्ड जो कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। किसी केस में पार्शियल डीनेचुरेशन भी होता है। पार्शियल डीनेचुरेशन का मतलब कुछ पार्ट अलग अलग हो गया और कुछ पार्ट में अभी भी बेस पेयरिंग है। राइट? रीनेचुरेशन का मतलब समझिए, डीनेचुरेशन का मतलब आपने हाई टेम्परेचर करके दोनों स्ट्रेंथ्स का सेपरेशन किया तो उसको आपने बोला डीनेचुरेशन। और रीनेचुरेशन का मतलब आप टेम्परेचर फिर से नॉर्मल ले आइए, नॉर्मल टेम्परेचर करने के बाद में फिर से डीएनए के बीच में बेस पेयरिंग हो जाएगी और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे डबल स्टैंडर्ड में। तो डबल स्टैंडर्ड का सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना डीनेचुरेशन, और फिर से नॉर्मल टेम्परेचर करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना इज द रीनेचुरेशन। ओके। यस स्टूडेंट्स, ये देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चंस किस तरह से मिलते हैं वो आपको बताऊंगी मैं। ये ग्राफ है एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का ग्राफ है। इस ग्राफ को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और न्यूक्लियोटाइड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और केवल न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब राइबो शुगर, बेस और फॉस्फेट। इन तीनों की प्रॉपर्टी होती है, अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में है, तीनों की प्रॉपर्टी होती है अगर तीनों को 260 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट प्रोवाइड करी जाए तो उस वेवलेंथ वाली लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। डीएनए कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 260 नैनोमीटर। प्रोटीन करती है 280। प्रोटीन कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब, कौन सी वाली वेवलेंथ वाली लाइट पर एब्जॉर्प्शन दिखाती है, तो आप क्या बोलोगे, 280। और उसमें ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन के कारण वो 280 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती है। प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से, अगर 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस आ रही है तो समझ जाना ये प्रोटीन है, और अगर 260 पर एब्जॉर्बेंस आ रही है तो समझ जाना ये न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर? अब देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और न्यूक्लियोटाइड, तीनों में कैपेसिटी है 260 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस तो तीनों देंगे 260 पर, लेकिन एब्जॉर्बेंस की पीक, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस फ्री न्यूक्लियोटाइड देंगे, फिर उससे कम एब्जॉर्बेंस देंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। 260 पर सब एब्जॉर्बेंस देंगे लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस फ्री न्यूक्लियोटाइड, फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या तुमको मेरी ये बात समझ में आई? डीएनए की प्रॉपर्टी कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने की, 260। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को या डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। क्लियर? ओके। तो मैं बोल सकती हूं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए
मोर एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को, और डबल स्टैंडर्ड भी करता है, लेकिन एब्जॉर्बेंस उसकी 260 पर इसके कंपैरिजन में कम होती है। ये मुझे समझ में आया। ओके, आपने एक बीकर में लिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए और उस बीकर को ट्रीट किया आपने हीट एक्सट्रीम पीएच से, और आपने जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड था तब आपने एब्जॉर्बेंस देखी। नेक्स्ट, आपने जब हीट का ट्रीटमेंट दिया या एक्सट्रीम पीएच का ट्रीटमेंट दिया, फिर डीएनए आपकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो गए? सिंगल स्टैंडर्ड। फिर आपने फिर से एब्जॉर्बेंस देखी। फर्स्ट केस की एब्जॉर्बेंस आपको ज्यादा मिलेगी या सेकंड केस की एब्जॉर्बेंस ज्यादा मिलेगी? सेकंड केस। मतलब फर्स्ट से सेकंड केस में रीनेचुरेशन हुआ, नो सॉरी, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन करने पर, डीएनए को डीनेचर करने पर हाइपर हुआ, हाइपर एब्जॉर्बेंस हुआ, या हाइपो हुआ? हाइपर। और हाइपर हुआ डीनेचुरेशन के कारण, हाइपर ज्यादा एब्जॉर्बेंस हुआ, तो इसको मैंने बोला हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट मतलब अगर आपके पास में, आपके सैंपल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और आपको जानना है कि मेरे सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मैं क्या चेक करूंगी? मैं 260 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट पर चेक करूंगी। अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ी भी मिल रही है, मुझे ज्यादा बढ़ी भी मिल रही है, तो आप समझ जाओगे कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड, राइट? अब आप एब्जॉर्बेंस का बढ़ना डीनेचुरेशन के बाद, इसको आपने कौन सा इफेक्ट बोला? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। उल्टा चलते हैं अब। आपने बीकर में पहले लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और फिर आप टेम्परेचर डाउन करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हो। अब बताइए, एब्जॉर्बेंस आपकी कम होगी, इसको बोलोगे आप हाइपोक्रोमिक। और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आपको रीनेचुरेशन से मिल रहा है या डीनेचुरेशन से? रीनेचुरेशन। तो मैं बोल सकती हूँ डीनेचुरेशन हाइपरक्रोमिक इफेक्ट देता है और रीनेचुरेशन हाइपोक्रोमिक, जो आप इस ग्राफ से समझिए। अब यहां 260 नैनोमीटर पर आप एब्जॉर्बेंस पीक देख रहे हो। अभी मुझे इतनी एब्जॉर्बेंस मिल रही है और एब्जॉर्बेंस मैंने बढ़ा दी। तुम बता सकते हो इसको क्या बोलोगे आप? एब्जॉर्बेंस का बढ़ना हाइपरक्रोमिक। क्या किया आपने? डीनेचुरेशन या रीनेचुरेशन? इस वाले केस में डीनेचुरेशन। और इस वाले केस में जब एब्जॉर्बेंस आपने कम करी है, रीनेचुरेशन। होप तो तुमको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये वाला डीएनए डीनेचर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, और ये वाला जो डीएनए है आपका डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस पर हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहले ये वाली बात और समझिए। यहां लिख रखा है 260 और ये है 280, और यहां पर 230 के आसपास। डीएनए और आरएनए किस पर एब्जॉर्बेंस शो करते हैं? 260 पर, ये एब्जॉर्बेंस है। और प्रोटीन कौन सी वाली पीक पर एब्जॉर्बेंस दिखाती है? 280। हाइपोक्रोमिक कब हुआ था? रीनेचुरेशन कोस हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक में एब्जॉर्बेंस का कम होना आफ्टर रीनेचुरेशन। और हाइपरक्रोमिक डीनेचुरेशन कोस हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। यहां तक क्लियर? एक और चीज समझो, देखो एक कॉन्सेप्ट और, इसको समझाऊंगी मैं। डीएनए का हम कर रहे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हम कर रहे डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप कन्वर्ट कर रहे हो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। डीनेचुरेशन करने के लिए आपने टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को राइज किया। जिस डीएनए में जीसी कंटेंट ज्यादा है, एक केस, और सेकंड डीएनए में एटी कंटेंट ज्यादा है, कौन से वाले डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मोर टेम्परेचर की नीड होगी? जीसी वाले को, क्योंकि जीसी में कितने बॉन्ड देखने को मिलते हैं? तीन बॉन्ड देखने को, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ हाई मेल्टिंग पॉइंट
उन डीएनए का है जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लेकर चलिए। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ को समझते हैं हम। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो डीनेचर डीएनए का परसेंट आपका हो गया हाई। ओके, हीटिंग ऑफ सम न्यूक्लिक एसिड शो करता है इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस एज 260, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डीनेचुरेशन हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो करता है। शार्प ट्रांजिशन मिड पॉइंट इज डिफाइंड एज मेल्टिंग पॉइंट। which one of the following न्यूक्लिक एसिड सैंपल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू जनरेट? कौन सा वाला, कौन सी कंडीशन है जो इस तरह का ग्राफ आपको शो नहीं करेगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए डेफिनेटली करेगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जैसे आप टेम्परेचर दोगे वो डीनेचर्ड हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो भी सेम डीनेचर्ड होगा। डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड, तो डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड में भी तो बेस पेयरिंग है, तो टेम्परेचर अराइज करने पर वो भी इस तरह का ग्राफ देंगे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो पहले से ही वो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो वो कौन से एब्जॉर्बेंस आपको भारी भी मिलेगी या कम मिलेगी? तो ये ग्राफ आपका कौन से वाले केस में नहीं मिलेगा? फोर्थ वाले। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ना आपका डीनेचर, तो वही होगा ना जो कौन होगा? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ए बी सी। देखो वैसे पहले मैं समझाती हूँ ग्राफ को, मुझे पता नहीं क्या लिखा है क्वेश्चन में। ए बी सी ये 3 स्पीसीज का अपने डीएनए आइसोलेट करा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डीनेचुरेशन हो रहा है। ए स्पीसीज को कम टेम्परेचर पर ही डीनेचुरेशन हो गया, और जो कम टेम्परेचर पर ही डीनेचुरेशन हो जाए, एटी कंटेंट इसमें ज्यादा है। जिसको ज्यादा टेम्परेचर देने पर डीनेचर्ड हो, इसमें सबसे ज्यादा जीसी कंटेंट है। तो अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? ए प्लस, सेकंड देखिए, ए प्लस टी सबसे ज्यादा ए में, सही है ना? समझ में आई दीपक की बात? ए प्लस टी में सबसे ज्यादा डीएनए ए प्लस टी इसमें है, तो इसको कम टेम्परेचर पर ही, फिर बी में, फिर सी में, एंड डीएनए आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स जीनोम जी प्लस सी कंटेंट सी, फिर बी, फिर ए इन डीएनए ऑफ कंपेरेबल साइजेस आइसोलेटेड फ्रॉम सिंपल जीनोम जी प्लस सी कंटेंट इज आइडेंटिकल। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन बचे। देखो ए प्लस टी कंटेंट ए में ज्यादा, बी में सीधा, डीएनए आर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स जीनोम। देख सिंपल जीनोम कॉम्प्लेक्स, हाँ, क्योंकि देखो एक तो ना, एक और चीज देखना, एक और चीज देखो, आपने डीएनए आइसोलेट करा, एक था 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग और एक है 50 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। कौन सा वाला टेम्परेचर ज्यादा लेगा? जिसमें न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होगा। अब आपने जीसी कंटेंट को दिमाग में रखा या न्यूक्लियोटाइड की लेंथ को दिमाग में रखा? न्यूक्लियोटाइड की लेंथ को। जब आप जीसी कंटेंट के बीच में कंपेयर कराओगे 3 डीएनए के, तो आपको तीनों की साइज इक्वल रखोगे। फिर आप क्या बोलोगे? जिसमें जीसी ज्यादा है वो ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। अब देखना, जीसी कंटेंट आपने ये करा, डीएनए ऑफ कंपेरेबल साइज। अब आपका ऐसे कर लिया आपने, मानो कि एक डीएनए आपने 1000 न्यूक्लियोटाइड का ले लिया, चलो उसमें 80 ज्यादा था, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड आपने 50 का लिया और उसमें जीसी ज्यादा है, तो क्या अब आप इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हो? अब आपको इसका टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। आप जीसी कंटेंट के बीच में कंपेयर तब करते जब दोनों का
1000 लेते हैं या दोनों का 50-50, जो आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर स्टूडेंट, इसलिए थर्ड को हमने चूज किया। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड दिस टॉपिक। देखो मैं समझाती हूँ इसको, ग्राफ को। चलो लगाते दिमाग। तुमसे पूछा कितना परसेंट, पहले ग्राफ को समझो। एब्जॉर्बेंस और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछ रहा है, बता रहा है ग्राफ। अभी एब्जॉर्बेंस 1 है और तुमको पता है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी एब्जॉर्बेंस दिखाता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी, लेकिन मोर एब्जॉर्बेंस जो शो करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आपने हीटिंग करी और 80 डिग्री पर, अभी मैंने आपको बताया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए डीनेचर्ड, और जैसे डीएनए डीनेचर्ड हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो एब्जॉर्बेंस आपकी हाई हो गई। और कितनी हाई हुई? 1 से कितनी हो गई? 1.4। और मैंने बोला 1.4 पर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ओल्ड डीएनए, यहाँ पर ओल्ड डीएनए आपके डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में थे और अब यहाँ पे ओल्ड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो गए? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, राइट। नेक्स्ट, ये ग्राफ तो मुझे क्लियर हो गया। सेकंड ग्राफ को देखते हैं। अब आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर आप जब डाउन कर रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता जा रहा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने के कारण पीक, एब्जॉर्बेंस पीक कम होती जा रही है, और 30 डिग्री पर आपको 1 नहीं मिली, स्टार्टिंग में 1 थी, इतने का डिफरेंस रह गया। तो मैं बोल दूं 30 डिग्री पर सारे डीएनए डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए। अगर सब डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए होते तो आपको पीक कहां मिलती? 1 पर। इसका मतलब कुछ फ्रैक्शन अभी भी सिंगल स्टैंडर्ड है। ओके, और ये आपको यहाँ पे 1 है और ये 1.1, समझना, लगभग 1.1, 1.1.2 मान लो इसको, और 1.4। अब मेरे पास 3 डिजिट है, 1.4, 1 और 1.12। 1 पर सारे डीएनए आपके डबल स्टैंडर्ड, 1.4 पे ऑल आर सिंगल स्टैंडर्ड। अब 1.12 पर मैं क्या बोलूं? 1.12 पर 1.12 इज नियर 1.4 या 1? किसके नियर है? 1। ये डेटा 1.12 किसके नियर है? डिजिट 1 के। 1 पर तुम सबको डीएनए में कन्वर्ट, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करी, तो 1.12 पर क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन आपका डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं क्या बोलूं? 75% आपका सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। तो इसमें आप किसको बोल सकते हो? ये आपका फ्रैक्शन अभी भी डीनेचर, क्योंकि इसमें यही है 75% आपका हो चुका है रीनेचर्ड। सबसे कम को चूज करोगे आप, राइट। अगर आपको पीक यहां मिलती लगभग, तो आप सेम आंसर देते। अब आप क्या बोलते? 75% आपका यस सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको पीक यहां मिल रही है। क्लियर? तो आंसर इज ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारे टॉपिक हो गए डीएनए के ऊपर जो हमने लैब में काम किया, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, इनके ऊपर। आप ये बताइए कि आपको ये डीएनए डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, इसकी नीड क्यों होती है? क्यों आप इन टॉपिक को पढ़ते हैं? तो वो समझो।